नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारत का क्षेत्रीय जल का विस्तार कितना है बताइएगा। भारत के क्षेत्रीय जल के विस्तार की बात हो रही है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये है हमारा दक्षिण भारत, ठीक है। ये हमारा दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो ये तटरेखा है, इस तटरेखा से जो समुद्री जो जल का विस्तार है, ठीक है, तो ये कितना मील माना जाता है, कितना माना जाता है, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार सभी लोग क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सभी लोग क्या कर लो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जल्दी से क्या कर लो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के क्षेत्रीय जल का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील या फिर 25 समुद्री मील, क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 12 समुद्री मील, ठीक है। भारत के जो क्षेत्रीय जल का विस्तार है, ठीक है, वो कितना माना जाता है, तो 12 समुद्री मील माना जाता है। पहले प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है बताइएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी, गोरखपुर, भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। तो जल्दी से बताइएगा दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे की बात हो रही है, करेक्ट आंसर हमारा गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो गोरखपुर है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो देखिए एक तरफ आपको बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया है, दूसरी तरफ आपको राज्य के नाम दिए गए हैं। और कूट के आधार पर आपको क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। एक तरफ आपको बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य के नाम दिए गए हैं। तो जल्दी से जरा सभी लोग बताइएगा कौन सा कूट सही होगा। जल्दी से मिलान करो, जल्दी से कूट दो भाई सभी लोग, जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ आपको बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। कूट के आधार पर आपको आंसर करना है। देखो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये आपका कहां पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा आपको कहां पर दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। पारादीप की अगर हम लोग बात करेंगे तो पारादीप कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो ये कहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है ये क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और एन्नौर बंदरगाह जो है ये क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ठीक है। कौन सी नदी घाटी है जो जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, तो बताइएगा कौन सी नदी घाटी है जो भारत के रूर प्रदेश के रूप में जानी जाती है। तो नर्मदा, गोदावरी, दामोदर या फिर कावेरी, कौन सी नदी घाटी क्षेत्र है जिसको भारत के रूर प्रदेश के रूप में जानते हैं। अच्छा अगर रूर प्रदेश की बात करें तो देखो रूर प्रदेश जो है ये कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है। रूर प्रदेश कहाँ पर है, जर्मनी में है। और कोयला बहुतायत क्षेत्र है, कोयला बहुतायत क्षेत्र है रूर प्रदेश जर्मनी में। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में जो दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है और इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। चलिए 5वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से सेशन को सभी लोग क्या कर दो, जो लोग बाद में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक करो, सेशन को क्या कर दो, तो सेशन को शेयर कर दो। भाई रोज रोज ये बात आप लोगों को कहनी पड़ती है, कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को बिना कहे सेशन को शेयर कर देना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहेंगे? सांगपो कहेंगे, दिहांग कहेंगे, ब्रह्मपुत्र कहेंगे या फिर जमुना कहेंगे? अच्छा देखो, सांगपो जो है, तो सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर कहते हैं? तो तिब्बत में कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। दिहांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिहांग कहाँ पर कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या करते हैं? दिहांग कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। जमुना अगर हम लोग बात करेंगे तो जमुना कहाँ पर कहते हैं? तो बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ पर? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। अब बात करें कि कहाँ पर, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से ही जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको क्या करते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की तरफ। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? चलिए छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अमरकंटक, तो देखो जो ये अमरकंटक है ये मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैकाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से आपको बताना है कौन सी नदी नहीं निकलती है, नर्मदा, सोन, जोहिला या फिर ताप्ती? जल्दी से बताना। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नहीं निकलती, तो बताइएगा अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? तो देखो नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है, जोहिला भी निकलती है, लेकिन ताप्ती अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा के बैतूल पठार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा के बैतूल पठार से निकलती है। कौन सी नदी? सतपुड़ा के बैतूल पठार से निकलती है ताप्ती नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस नदी को रेवा के नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा तो कौन सी नदी है? ठीक है, कौन सी नदी है जिसको रेवा के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो कौन सी नदी है जिसको रेवा के नाम से जानते हैं? फटाफट आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलती है? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? तो अमरकंटक है। ठीक है, मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक है, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और इसी को रेवा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सेशन को आप लोग लाइक कर दिया करो, सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करो। जितना जल्दी सेशन को आप लोग लाइक शेयर करोगे उतना जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेशंस लाता रहूंगा। ठीक है, तो सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जल्दी जल्दी मैं लाता रहूंगा। चलिए बताइएगा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ठीक है, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एससी कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? जल्दी से बताइएगा। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? चलो जल्दी से बताना भाई। तो किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? तो ए फॉर एप्पल हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है पंजाब राज्य जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। चलिए मिलान करना है आपको।
ठीक है, मिलान करना है। एक तरफ आपको क्या किया गया है, एक तरफ आपको राज्य के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या किया गया है, उस राज्य की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम दिया गया है और कूट के आधार पर आपको मिलान करना है। तो जरा जल्दी से कूट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो एक तरफ आपको क्या किया गया, इधर की तरफ अगर हम लोग बात करें राज्यों के नाम दिए गए हैं, इधर की तरफ आपको उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया गया है और कूट के आधार पर आपको मिलान करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, कूट के आधार पर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो क्या है, केरल का अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, एनाईमुडी है। ठीक है, कौन सा है, एनाईमुडी है। पहले का क्या है, पहले का तीसरा है, तो पहले का तीसरा आपको एक ही में मिल रहा है, मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि बाकी ऑप्शन गलत हो गए। कितना आसान था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केरल का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा, तो एनाईमुडी हो जाएगा। नागालैंड का सबसे ऊंचा शिखर सारामती हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी हो जाएगा और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा, तो डोडा बेटा हो जाएगा। तो कितना आसान था। ठीक है, अगर आपको एक भी पता है तो आपका एकदम आसानी से हो जाता। अगर आपको सिर्फ केरल का पता होता तो आप केरल का एनाईमुडी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। शांत घाटी जो है नेशनल पार्क, साइलेंट वैली इसको कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं। और ये जो साइलेंट वैली है ये किसके लिए, तो ध्यान रखिएगा ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है साइलेंट वैली। शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या फिर मिजोरम। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन सी केरल में है शांत घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछ ले जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं तो आप आंसर क्या करोगे, तो 22 मई आंसर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, तो 22 मई आंसर करोगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक बार फिर से, एक तरफ आपको क्या किया गया है, तो एक तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, सॉरी एक तरफ आपको क्या किया गया है, तो एक तरफ आपको वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर कहेंगे नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया है, राज्यों का नाम दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये तो ठीक है भाई। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य तो असम, ये भी ठीक है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल, ये भी ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, नहीं ये गलत है। सिमलीपाल आपका कहाँ पर होगा, तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। रिंग ऑफ फायर का विस्तार किस महासागर में। रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो देखो जो रिंग ऑफ फायर है ये अशांत पेटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अशांत पेटी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखीय क्षेत्र है। ठीक है, ज्वालामुखीय क्षेत्र है, अशांत पेटी वाला क्षेत्र है। ज्वालामुखियों की संख्या बहुत अधिक है, अशांत पेटी वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में भूकंप बहुत आते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर का विस्तार, ठीक है, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर होगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, रिंग ऑफ फायर जो है ये कहाँ पर, किस महासागर में, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो ध्यान रखिएगा, बताइएगा। अब्राहम लिंकन, देखो ये महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अमेरिका के पहले क्या है, पहले अश्वेत मूल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहले क्या है, तो अश्वेत राष्ट्रपति हैं। पहले क्या है, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अश्वेत क्या होता है, तो जो अफ्रीकी मूल के लोग होते हैं, ठीक है, जो अफ्रीकी मूल के लोग होते हैं, मतलब जो काले लोग होते हैं, अफ्रीकी मूल के लोग होते हैं, उनको अश्वेत कहा जाता है। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे
और ध्यान रखिएगा इन्हीं की डिफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये परिभाषा, ये डेफिनेशन आपने जरूर सुनी होगी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन है यही क्या होता है, यही प्रजातंत्र होता है। जनता के लिए होता है, जनता का शासन होता है, ठीक है, जनता का होता है जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा होता है, यही डेमोक्रेसी है। तो ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की डिफिनेशन है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं और कब बने थे, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 14वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न का। एक बार फिर से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। दूसरा कह रहा है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। तीसरा कह रहा है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये पिगमेलियन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। और इसी पिगमेलियन पॉइंट को ही और क्या कहते हैं, तो इसी पिगमेलियन पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो पिगमेलियन पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई अगर हम लोग बात करेंगे 7516 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे पाक जल संधि, तो देखो पाक जल संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। पाक जल संधि कहाँ पर है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में, और यही वाला कथन हमारा गलत है। मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी वाले ऑप्शन ही गलत है और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था। तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। तो ये गांधी जी के आंदोलन है। और ध्यान रखिएगा गांधी जी के आंदोलनों का यही क्रम भी है, ठीक है। अगर गांधी जी के आंदोलनों के क्रम की बात करेंगे तो यही क्रम है। सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह किया और उसके बाद असहयोग आंदोलन किया। तो क्रम यही है गांधी जी के आंदोलनों का। और पहली बार जो भूख हड़ताल का ये प्रयोग करेंगे ये अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में करते हैं, ठीक है। और ये कब होगा, तो ध्यान रखना ये होता है 1918 में। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह करते हैं और यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। बोस्टन टी पार्टी घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। चलिए 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो बोस्टन टी पार्टी की बात हो रही है। बोस्टन टी पार्टी जो है तो ये घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर जर्मनी। क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। और देखो जो लोग बाद में जुड़े हो, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो, ताकि जितना जल्दी सेशन को लाइक शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सेशंस लाता रहूँगा, ठीक है। तो एक लाइक एक शेयर बनता है, जल्दी से कीजिएगा। और देखो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, बोस्टन टी पार्टी की घटना की बात करेंगे तो ये अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। और अमेरिका की क्रांति कब होगी, तो 1776 में, ठीक है। अमेरिका की क्रांति कब होती है, तो 1776 में होती है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाते हैं कब, 4 जुलाई को मनाते हैं। क्रांति कब होगी, 1776 में होगी। और इसी क्रांति से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ है, चलिए बताइएगा। तो देखो बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो जो है, ठीक है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली के जो नवाब हैं, ठीक है, कौन है, तो दिल्ली के जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, कौन है, तो शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो फैजाबाद के नवाब है कौन, शुजाउद्दौला, ठीक है, कौन है, तो फैजाबाद के नवाब है
शुजाउद्दौला, और इसके अलावा बंगाल के जो नवाब थे कौन, तो मीर कासिम, ठीक है, कौन थे, तो मीर कासिम। तो ये तीनों लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो इन दोनों लोगों के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। कब होगा, 1764 में होगा, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको 1764 दिख रहा है। अब बताइएगा कब हुआ है भाई, 1764 में तो हुआ है, लेकिन आपसे डेट पूछ लिया है तो कब होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। कब, तो ये जो बक्सर का युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में किसने की थी। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी, ये बात तो क्लियर है। कोलकाता में हुई थी, ये बात भी क्लियर है। किसने की थी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, फिरोज शाह मेहता या फिर दादा भाई नौरोजी। तो देखो इसमें एक लोगों का और नाम मिलता है, वो कौन है, तो वो है हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम मिलता है और दूसरा नाम मिलता है आनंद मोहन बोस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कोलकाता में दो लोगों ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, गांधी जी के भारत में आंदोलनों का सही क्रम क्या। ओफ, चलो इस प्रश्न का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। आज के इस सेशन में मैंने इस प्रश्न का आंसर तो आप लोगों को बता दिया है। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले आपको पता है चंपारण सत्याग्रह होगा, इसके बाद क्या होगा, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होगा, तो पहला, और उसके बाद तीसरा। तो आपको एक ही ऑप्शन में पहले के बाद तीसरा दिख रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को तो मैंने बता दिया था, पेपर आउट हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो 28 दिसंबर, ठीक है, कब होगा, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। और जब स्थापना होगी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे डफरिन, ठीक है। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होगी। और किसने, तो ध्यान रखना अरविंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था कही थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। वित्तीय आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है। चलिए जल्दी से बताइएगा, वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है, तो किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर अमेरिका। 22वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, वित्तीय आपातकाल, देखो अगर हम लोग आपात उपबंधों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आपात उपबंधों की बात करते हैं तो आपात उपबंध जो है ये कहाँ पर है भाई, ठीक है, ये किस भाग में है, तो देखो ये है भाग आपके कहाँ पर, तो ये है भाग 18 में, ठीक है, कहाँ पर है, तो भाग 18 में क्या है, आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। किस देश से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब आपात उपबंध पूछे तब आप आंसर करोगे क्या, जर्मनी करोगे। किस भाग में, संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 18 में उल्लेख है। लेकिन जब आपसे वित्तीय आपातकाल की बात करेगा, जब आपसे क्या करेगा, जब आपसे वित्तीय आपातकाल की बात करेगा तो अब आप आंसर क्या करोगे, अमेरिका करोगे, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। अगर सिर्फ आपातकाल पूछे, अगर आपसे सिर्फ आपात उपबंध पूछे तो आप आंसर करोगे जर्मनी को, ठीक है। और किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 18 में उल्लेख है आपात उपबंधों का। लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करेगा तब आप आंसर अमेरिका करोगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था। चलिए 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह रंगीला। तो कौन है जिसने, जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सेशंस बहुत अच्छा है आज का, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, है ना। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को कम से कम एक बार जरूर शेयर करें।
चलिए जल्दी से बताइएगा गुलरुखी नामक कविताएं जो है कौन लिखता था। तो करेक्ट आंसर जो होंगे ये हमारे होंगे ऑप्शन बी सिकंदर लोदी होंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था और सिकंदर लोदी ही क्या करेगा? तो ध्यान रखना 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है। ठीक है, कौन करेगा? तो सिकंदर लोदी ही 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट आंसर करो। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो कर्नाटक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक का क्या है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। कहाँ पर का? तमिलनाडु का। अगर हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश का तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की तरफ। कौन सी एक नदी है जो दरार घाटी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो दरार घाटी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है, कौन सी नदी होगी? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या फिर गोदावरी? 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी एक नदी है? ठीक है, कौन सी एक नदी है जो दरार घाटी या फिर क्या होगा? या फिर रिफ्ट वैली से नहीं बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या फिर गोदावरी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन डी होगा गोदावरी नदी। ठीक है, ये दरार घाटी रिफ्ट वैली से नहीं बहती है, बाकी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीनों ही नदियां दरार घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। और देखो गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की क्या हो जाएगी? तो दक्षिण भारत में ये सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत में क्या है? तो सबसे लंबी नदी जो है आपकी गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को ही हम लोग क्या करते हैं? तो वृद्ध गंगा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? या फिर बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं किसको? गोदावरी नदी को। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 26वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। एक बार फिर से प्रश्न आपके सामने है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो एक तरफ देखो आपको क्या किया गया है, एक तरफ आपको मरुस्थलों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या किया गया है? आपको देश का नाम दिया गया है। तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके मरुस्थल है और दूसरी तरफ क्या है? आपके देश है। तो जल्दी से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 26वें प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे और सेशन में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आज तो 35 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ही, लेकिन 35 क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको ठीक है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो लास्ट तक जरूर बने रहना, लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिए बताइएगा क्या होगा। तो देखो गिब्सन जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये बिल्कुल ठीक है। गोबी की बात करेंगे मंगोलिया में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेटागोनिया की बात करेंगे अर्जेंटीना में, ये भी बिल्कुल ठीक है। अटाकामा की बात करेंगे तो देखो ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? तो ये चिली में है और यही हमारा गलत था और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अटाकामा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? ये चिली में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? बताइएगा। तो मंगल पांडे की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये बैरकपुर छावनी के सिपाही हैं और कौन सी रेजिमेंट के? बैरकपुर छावनी के सिपाही हैं। और ये क्या करेंगे? तो ये चर्बी वाले कारतूसों को दांतों से खींचना जो है मना कर देंगे कि मैं नहीं खींचूंगा भाई। ठीक है, और विरोध कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। कौन सी रेजिमेंट के हैं? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हैं मंगल पांडे। और क्या होगा? और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी जाएगी? तो 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या कर दी जाएगी? इनको फांसी दे दी जाएगी। ध्यान रखना 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे और चर्बी वाले कारतूसों को दांतों से खींचने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, चलो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है? देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है और ये हमारा क्या है? ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट है। तो जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहे हैं यहाँ पर कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है,
तो अगर कल वाला सेशन आप लोगों ने मेरा देखा रहा होगा तो आप लोग इस प्रश्न का जरूर आंसर कर पाओगे। कल वाले सेशन में मैंने इस प्रश्न के बारे में बात की थी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी या फिर नीलगिरी पहाड़ी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, कौन सी? तो नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ेंगे। 29वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है? चलो अभी बताना है निकलती है भाई, नहीं है, बताना है कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है, गंगा, सिंधु, घाघरा या फिर कोसी। कौन सी एक नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है? ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ट्रांस हिमालय वाला क्या होगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका किस में आता है? ये आपका ट्रांस हिमालय में आता है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो क्या होती है, जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से। ठीक है, कहाँ से? तो तिब्बत के जो है, तिब्बत में जो है मानसरोवर झील है और यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ट्रांस हिमालय में ये हिस्सा पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तैमूर लंग ने खिज्र खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? चलो अब बताओ भाई, 30वें प्रश्न का आंसर करना। तैमूर लंग ये एक मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है, तैमूर लंग कौन था? तो मंगोल आक्रमणकारी था। और इसने भारत पर कब आक्रमण किया है? तो ध्यान रखना 1398 में आक्रमण किया। ठीक है, कब किया? 1398 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब उस समय किसका शासन था? कौन से वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, तैमूर लंग ने 1398 में, मंगोल आक्रमणकारी है, 1398 में जब ये भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, तो उस समय तुगलक वंश का शासन था। और सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखना नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन जो है ये सुल्तान था, नासिरुद्दीन महमूद जो है ये सुल्तान था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद जो है ये सुल्तान था। और इसके बाद क्या होगा, तुगलक वंश का अंत हो जाता है और जाते जाते उसने क्या किया था, उसने खिज्र खां को एक उपाधि दी थी। और ये उपाधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी रैयत ए आला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो रैयत ए आला की उपाधि देगा खिज्र खान को। और खिज्र खान, यही खिज्र खान है जो क्या करेंगे, जो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना करते हैं। तुगलक वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना होती है? सैयद वंश की स्थापना होती है। और ये सैयद वंश के जो संस्थापक हैं खिज्र खान, इनकी उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि थी रैयत ए आला। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम खोज कब हुई है? चलो जल्दी से बताना भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हड़प्पा के टीले की खोज सबसे पहले कब हुई है? तो ये आपको बताना है 1921, 1922, 1862, 1826। जल्दी से बताइएगा, 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो 31वें प्रश्न की बात करेंगे, हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम खोज हुई है कब? तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1826 में। सबसे पहले किसने? तो चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, किसने? तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले की खोज की थी। जितने लोगों ने जल्दीबाजी में 1921 लगाया है, 1921 आंसर किया है, बिल्कुल गलत हो जाओगे। हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जो खोज की थी, जो सबसे पहले पता लगाया था, वो चार्ल्स मैसन ने लगाया था। कब लगाया था? 1826 में लगाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 32वें प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त होता है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल है जहाँ से चांदी का मुकुट मिलेगा? मोहनजोदड़ो, लोथल, कुणाल या फिर राखीगढ़ी? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 32वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना और लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार लास्ट तक बने रहना और उसके बाद बताना आज का सेशन कैसा था। ठीक है, तो सेशन को एक बार जल्दी से सभी लोग क्या करो, सेशन को एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर करो। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये हरियाणा में पड़ेगा और हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। यहाँ से क्या होगा? चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सही क्रम निर्धारित करना है।
चलिए, तो यहाँ पर गुप्त वंश के राजाओं के नाम दिए गए हैं। गुप्त वंश के 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं और आपको सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम है। चलिए जल्दी से बताइएगा, इधर से आपको बताना है कौन सा सही क्रम है गुप्त राजाओं के। ठीक है, 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं, गुप्त वंश के 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो बताइएगा क्या सही होगा, फटाफट बताइएगा। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा नहीं बने थे, तो ये गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा नहीं बने थे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त, अब यहाँ पर देख, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कुमारगुप्त, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद कौन होंगे, स्कंदगुप्त होंगे। तो यही क्रम हमारा सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 34वें प्रश्न की तरफ। छऊ लोक नृत्य है, तो बताइएगा छऊ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से है, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य की बात हो रही है 34वें प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर करते चलो। चलिए जल्दी से आंसर करते चलना। तो छऊ नृत्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, छऊ नृत्य असम राज्य से संबंधित है। 35वें प्रश्न की बात करेंगे। जौना खां के सुल्तान का पूर्व नाम था। ठीक है, जौना खां पहले किसका नाम था, ये आपसे पूछ रहा है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान का पहले का नाम जौना खां था, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वें प्रश्न का, सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का पहले का नाम जौना खां था और इन्हीं की याद में, ठीक है, जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक क्या करेंगे, जौनपुर शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो जौनपुर शहर की स्थापना कौन करता है, तो जौनपुर शहर की स्थापना करेगा कौन, फिरोज तुगलक करेगा। किसकी याद में करेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करेगा, और मोहम्मद बिन तुगलक का ही पहले नाम क्या था, तो जौना खां था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जौना खां जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का पूर्व का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं, और यहाँ से देखो कहाँ कहाँ पर कब कब ये प्रश्न पूछे गए, तो उनकी भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर तीरंदाजी। भूटान, देखो भूटान की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूटान जो है ये, इसकी राजधानी क्या है, थिम्फू है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्फू है। और भूटान की अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे तो भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा जो है ये है गुल्ट्रुम। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूटान की राजधानी है थिम्फू, भूटान की मुद्रा क्या है, गुल्ट्रुम है। और भूटान, ठीक है, भूटान को और क्या कहते हैं, तो भूटान को लैंड ऑफ क्या कहते हैं भाई, तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहते हैं भूटान को। और क्या हो जाएगा, भूटान जो है ये एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा तीरंदाजी। पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी उनकी हो जाएगी वाशिंगटन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, राजधानी वाशिंगटन है। कौन सी नदी के किनारे है वाशिंगटन, तो पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। और अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेसबॉल है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अमेरिका की अगर हम लोग संसद की बात कर लें तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो कांग्रेस है। ठीक है, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। चलो आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। अब ये प्रश्न तो आप लोग कर ही लोगे, ये प्रश्न भी देखो कितना आसान है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा क्या होगा, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर कबड्डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है भाई। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए तुर्की की बात करेंगे
तुर्की, तो तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? तुर्की की राजधानी अंकारा है, ठीक है। और अभी तुर्की में भूकंप आया था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। और तुर्की की मदद के लिए, तुर्की की सहायता के लिए, तुर्की की मदद के लिए भारत ने क्या किया था? तो भारत ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है। तुर्की की मदद के लिए क्या किया था? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कुश्ती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती है। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए जल्दी से बताइएगा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? एसएससी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल या फिर बेसबॉल? पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए छठवें प्रश्न की बात करेंगे, नेपाल का लोकप्रिय खेल कौन सा? अब नेपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेपाल, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। और ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में अगर पूछ ले आपसे कौन सा अभ्यास होता है, तो कौन सा अभ्यास होगा भाई? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास होता है। और नेपाल का जो लोकप्रिय खेल है वो क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग बताइएगा, स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड या फिर जापान? तो बुल फाइटिंग आप लोगों ने मूवीज में या फिर फिल्मों में, टीवी में देखा होगा बुल फाइटिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा किस देश का? तो स्पेन का। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या फिर स्वीडन? आठवें प्रश्न का जल्दी से आंसर करना, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नए प्रश्न का आंसर कीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा टेबल टेनिस किस देश का, ठीक है, क्या है, किस देश का, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? फटाफट आंसर करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। और सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? अभी आज के सेशन में हम लोगों ने बात की है अमेरिका की, और यही प्रश्न दोबारा से दूसरे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जल्दी से बताना क्या होगा? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बेसबॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बेसबॉल हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों का पसंद आया होगा। अगर अब सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर कर दो, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग लाइक शेयर करोगे सेशन को, उतनी जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेशंस लाता रहूंगा। जो लोग पहली बार हैं चैनल को, सभी लोग क्या कर लो, सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।